हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी उपन्यास से संबंधित तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। उपन्यास से संबंधित जितने भी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि बेटा उपन्यास से संबंधित 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न मुश्किल से आते हैं और हमने आपको लगभग 200 प्रश्न कराए हैं, तो आपके चारों प्रश्न इसमें से ही आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। ठीक है बेटा, 4 विकल्प हैं। ए तमस, बी आधा गांव, सी कितने पाकिस्तान और डी राग दरबारी। तो बेटा आपका आंसर है डी, राग दरबारी भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। तमस, आधा गांव और कितने पाकिस्तान, ये तीनों पुस्तकें भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई हैं। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानांक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। ठीक है, ए झूठा सच, बी तमस, सी आधा गांव और डी कर्मभूमि। तो बेटा वो उपन्यास जिसका कथानांक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, तो वो उपन्यास आपका कर्मभूमि। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 3। पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देना बेटा, पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ए सामर्थ्य और सीमा, बी चित्रलेखा, सी भूले बिसरे चित्र और डी आखिरी दाव। तो बेटा देखिए ये कह रहे पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को जिस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है वो है आपका चित्रलेखा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। उस टाइम पे क्या होता था बेटा, जब ये उपन्यास लिखे जा रहे थे कि आदमी बड़ा ही धार्मिक झंझटों में फंसा हुआ था। जैसे ये चित्रलेखा है, इसमें पाप और पुण्य के बारे में दिखाया गया है। वैसे की एक और कहानी है जिसका नाम है प्रायश्चित, उसमें भी यही दिखाया गया है कि बिल्ली के मर जाने पर किस तरह से एक पंडित घर वालों को पूरी ठगने की कोशिश करता है, लेकिन इत्तेफाक से बिल्ली जग के और भाग जाती है वहां से। ऐसे ही आपका चित्रलेखा है, इसमें भी पाप और पुण्य को लेकर बहुत सारे नैतिक प्रश्न उठा दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। ए भगवती चरण वर्मा, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी उदय शंकर भट्ट और डी विष्णु प्रभाकर। तो बेटा ये कह रहे हैं कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो आंसर है आपका ए भगवती चरण वर्मा। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। चित्रलेखा किसके, बहुत फेमस है बेटा ये भगवती चरण वर्मा जी की। ये क्वेश्चन आप एज इट इज याद कर लेंगे जैसे हम आपको करा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है। ए परती परिकथा, बी कितने चौराहे, सी दीर्घ तपा और डी मैलांचल। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है। तो बेटा आंसर है आपका डी मैलांचल। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 6। लम्ही किस उपन्यास का जन्म स्थान है। ठीक है, लम्ही के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो जगह है किस उपन्यास का जन्म स्थान है। ए नागार्जुन, बी प्रेमचंद, सी शिव प्रसाद सिंह और डी देवकी नंदन खत्री। तो बेटा जो आपका लम्ही है वो प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 7। देखिए बेटा कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे और उनकी कहाँ मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाता है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ए प्रेम आश्रम, बी गबन, सी गोदान और डी निर्मला। तो बेटा देखिए प्रेमचंद किस उपन्यास का पात्र है, सी गोदान का पात्र है आपका। ठीक है, और ये गोदान उन्होंने किसानों की ऐसी समस्याओं को दिखाया प्रेमचंद जी ने कि अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगे। एक तरफ किसानों की समस्या को दिखाया, दूसरी तरफ पढ़े लिखे वर्ग को भी दिखाया है कि दिक्कत दोनों तरफ रहती है, लेकिन जो किसानों की समस्या को इन्होंने आपको दिखाया बेटा। गोदान जब आप पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है, तो लगभग सबने ही पढ़ लिया होगा गोदान, क्योंकि ये एमए में आ जाता है। तो ये बड़ी ही अच्छी और मार्मिक उपन्यास है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 8। गोदान किस विधा की रचना है। ए कहानी,
बी उपन्यास, सी संस्करण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, आपका जो गोदान है वो किस विधा की रचना है? उपन्यास। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने किसानों की समस्या को दिखाया। प्रश्न संख्या 9, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला और डी प्रेमाश्रम। तो देखिए बेटा, वर्ग वैषम्य और वर्ग चैतन्य प्रेमचंद के जिस उपन्यास का आधार है वो है आपका प्रेमाश्रम। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 10, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए गबन, बी गोदान, सी कर्मभूमि और डी प्रेमाश्रम। तो देखिए बेटा, धनिया और झुनिया ये दोनों गोदान के पात्र हैं। जो प्रेमचंद जी थे वो अपने पात्रों के नाम बेटा ऐसे ही रखा करते थे जो उस समय के समाज में मिले। आप जब जाओगे पुराने टाइम में, आप देखोगे आपके दादाजी के समय के नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे जो इस तरह के होंगे, जो निम्न वर्ग के लोग होंगे। उनके कैरियर में जो पढ़े लिखे और बड़े लोग होते थे उनके नाम अच्छे होते थे जिनका अर्थ होता था। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग होते थे उनका नाम ऐसे ही होता था, किसी का कालू रख दिया करते थे, ज्यादा गोरा है तो गोरू रख देंगे, अंग्रेज रख देंगे, है ना। और जैसे कोई लंबा है तो उसे लंबू कहने लग जाएंगे। तो उस समय का समाज बेटा ऐसे ही था, लोग आपस में बहुत घुल मिल के रहा करते थे। और ये जो किसान थे इनका एक दूसरे से ही काम चला करता था, ऐसे नहीं होता था जैसे अब होता है ना कि आदमी अपने आप में ही जी रहा है, उसे पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं है। उस समय सबका काम एक दूसरे से चला करता था। यदि किसी के घर शादी है तो वो सबके घर से खाट मांग के लेके जाएगा। यदि किसी के घर रिश्तेदार आ रहे हैं तो उसे कोई भी बिस्तर और रजाई गद्दे देने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा नहीं था टेंट से मंगाना पड़ता था जैसे आजकल हम लोग टेंट से मंगाते हैं, ऐसा नहीं होता था। पहले लोग बड़े मिलजुल कर रहा करते थे। तो इन अच्छी बातों को तो प्रेमचंद जी ने दिखाया ही है। साथ में इस समय जो समस्याएं होती थी, लोग कैसे मरते थे, गरीबी में कैसे मरते थे, आत्महत्या कैसे करते थे, उस समय के टीनेज की क्या परिस्थिति, उस समय के टीनेज भी ऐसी था बस जो इस समय का टीनेज है। बस इतना फर्क था कि हमारे समय का अब जो बच्चे हैं छोटे, मतलब हमारे जो बच्चे हैं जो जिन्हें हम पढ़ाते हैं 10th 12th के जो टीनेज बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, और जो वो बच्चे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। बाकी हरकतें सबकी सेम ही होती थी। प्रश्न संख्या 11, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी सेवा सदन। तो बेटा प्रेमचंद का गांधीवाद से प्रभावित जो उपन्यास है वो है रंगभूमि। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज 15 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल गई है, और कल क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे भी था। ये वीडियो आपको लेट मिलेगी। और हमने एक डीएवी के सर मिस्टर अरुण कुमार जी को बुला के आपको उसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान देने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करी हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बात जान लो बेटा, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं पता आप किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं। टीचर का ये काम भी नहीं है कि वो ये जाने कि वो किस वर्गीय जाति के बच्चों को पढ़ा रही है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ट्यूशन हो। क्योंकि जब आप टीचर बन जाते हैं तो आपके धर्म और आपकी जाति समाप्त हो जाते हैं। टीचर का और स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता है। टीचर टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। टीचर को विद्या देनी होती है, शिक्षा देनी होती है, और स्टूडेंट को ग्रहण करनी होती है। क्लास में बैठे सभी बच्चे एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं। किसी को किसी की जात से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि कोई टीचर किसी की जात पूछता है या बच्चा टीचर की जात पूछता है तो दोनों बातें बहुत ही गलत है। देखिए, यदि आज हम किस दौर में हैं, हमारा देश प्रगतिशील है, यानी कि प्रगति कर रहा है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आते और वो संविधान लाके समानता का अधिकार नहीं लाते तो क्या हमारा देश प्रगतिशील होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आधा से ज़्यादा जनता तो अशिक्षित होती, क्योंकि हमारे देश में छुआछूत था। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जो शूद्र लोग थे उन्हें छूना भी मना था। मंदिरों में, स्कूलों में, अच्छी जगहों में कहीं भी जाना मना था, उनके छूने से पाप हो जाता था। तो जब अब हम कहें यदि हमारा पूरा देश एक शरीर है तो जब हमारे शरीर का आधा हिस्सा अशिक्षित है तो पूरा शरीर कैसे काम करेगा, कैसे वो प्रगति करेगा, कैसे वो प्रगतिशील हो जाएगा, कैसे वो एक दिन विकसित हो जाएगा? कब होगा? जब हमारा शरीर क्या होगा, पूरी तरह से काम कर रहा हो, यानी कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। जब ये समानता संविधान आया, समानता का अधिकार आया, तब जाके हमारे देश के सभी लोगों को, लड़कियों को, यहाँ तक कि लड़कियों को तो बहुत अधिकार मिले। लड़कियों को तो उनका बड़ा थैंकफुल होना चाहिए। वो किसी भी जाति या धर्म की लड़की हो, उसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पहले लड़कियों को शिक्षा मिलती नहीं थी।
स्कूलों में जाना भी उनका मना था। जब संविधान आया उसमें हर डिपार्टमेंट में लड़कियों के लिए आरक्षण किया गया, लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध किया गया। ये बताया गया कि अगर लड़कियां शिक्षित रह गई, किसी समाज को अगर आपको चेक करना है, आपको जानना है समाज कैसा है, तो वहाँ की स्त्री को देख लीजिए। जितनी वहाँ की स्त्री पढ़ी लिखी है उतना ही वहाँ का समाज कैसा होगा, जागरूक समाज होगा। तो हमारा देश प्रगतिशील कब होगा, जब हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। नौकरी बेशक सबको ना मिले, लेकिन सोच सबकी अच्छी होनी चाहिए। सबको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, सबको सवाल करने की शक्ति होनी चाहिए। सामने वाला मेरा शोषण कर रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, और मैं उससे अपना पल्ला कैसे छुड़ाऊंगी मुझे ये भी पता होना चाहिए। मैं उसकी बातों का जवाब कैसे दे सकती हूँ मुझे ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब जब हम पढ़ गए हैं तो चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हम पढ़ने लिखने लगे हैं, अब हम बाहर जाके काम करने लगे हैं। शोषण, पढ़े लिखे हैं इसलिए शोषण बर्दाश्त करेंगे नहीं, है ना। तो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाई थी, आज बना रही हूँ, बिलेटेड है, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ए कर्मभूमि, बी प्रेमाश्रय, सी सेवा सदन और डी रंगभूमि। तो बेटा जो सूरदास जी हैं ये प्रेमचंद के रंगभूमि नामक जो उपन्यास है उसके पात्र। देखिए ये कितनी बार आया, जैसी में, पीजी में, यूपीएससी में, टीजीटी में, सब में आया है। प्रश्न संख्या 13, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गमन और डी सेवा सदन। तो बेटा ये कह रहे कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आंसर है कर्मभूमि। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 14, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? ए प्रेम आश्रम, बी सेवा सदन, सी गबन और डी परीक्षा गुरु। तो बेटा ये जो जालपा है ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की नायिका है, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 15, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? 4 विकल्प है, ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन और डी गोदान। तो बेटा चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी ने किस नाम से लिखा था? रंगभूमि। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 16, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? 4 विकल्प है, ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी कायाकल्प। तो बेटा ये विनय और सोफिया किसके हैं? रंगभूमि के, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी। प्रश्न संख्या 17, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, एक राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक। तो बेटा देखिए प्रेमचंद जी ने जो ये उपन्यास लिखा था, इनका गोदान एक सामाजिक उपन्यास है, ठीक है। समाज की किसान वर्ग की परिस्थितियों को और पढ़े लिखे वर्ग की दोनों की परिस्थितियों को इतने अच्छे से इन्होंने दिखाया। आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वैसे तो पढ़ चुके होंगे सब लोग। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? ए सेवा सदन, बी निर्मला, डी सी प्रेम आश्रम और डी गोदान। तो बेटा प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। प्रश्न संख्या 19, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ए मेहता, बी मालती, सी मिल मालिक खन्ना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये कथन है मेहता साहब का। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 20, गोदान उपन्यास है एक यथार्थवादी, बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी आदर्शवादी और डी यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी। तो बेटा ये आंसर है गोदान आपका है यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, क्योंकि उसमें यथार्थ परिस्थितियों को तो दिखाया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों को दिखाया गया है कि मनुष्य अपने आदर्श पर खरा उतरने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, ठीक है। डी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 21, देखिए प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। देखिए कितना क्वेश्चन कितने अच्छी तरह से किसी ने ये टाइप किया है, मतलब बनाया है। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2001 में टीजीटी की परीक्षा में। ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम से सजाइए। तो गबन, गोदान और सेवा सदन, आपको ये 3 बताना है। तो बेटा सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहला था सेवा सदन, पहले नंबर पे सेवा सदन। दूसरे नंबर पे था बेटा गबन,
ठीक है, और तीसरे नंबर पे था गोदान। ठीक है, तो कैसे होना चाहिए, पहले ग होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए और फिर ख होना चाहिए। तो देखिए पहले ग, फिर कै, फिर ख। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 22, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। बी प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान। सी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। डी निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान। तो बेटा प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है, ए। सबसे पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर निर्मला, उसके बाद गोदान। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 23, प्रेमचंद के उपन्यासों में से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ए निर्मला, बी गबन, सी सुनीता और डी प्रतिज्ञा। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो बेटा सुनीता उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 24, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। ए प्रेमचंद, बी भीष्म सहानी, सी कमलेश्वर और डी यशपाल। तो बेटा वरदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 25, ये कह रहे हैं निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ए प्रेमाश्रम, ए प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन। बी गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि। सी प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान और डी कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। तो बेटा आंसर है आपका सी, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26, अब ये कह रहे हैं सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है। ए 1916, बी 1918, सी 1920 और डी 1915। तो बेटा आपका आंसर है सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 27, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी शैलेश मटियानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है, तो वो है बेटा बी। कौन, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। ए रंगभूमि, बी गोदान, सी मंगलसूत्र और डी सेवा सदन। तो बेटा कौन सा उपन्यास अधूरा था इनका, मंगलसूत्र। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है। ए नागार्जुन, बी रेणु, सी प्रेमचंद और डी यशपाल। तो बेटा प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है ए कर्मभूमि, अछूतोद्धार की समस्या, बी कायाकल्प, पारलौकिक की समस्या, सी सेवा सदन, वैश्याओं की समस्या और डी गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। बेटा तो गबन ही गलत है, क्योंकि गबन में ये कह रहे हैं एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो गबन में बेटा दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या नहीं है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 31, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। ए गबन, बी गोदान, सी रंगभूमि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा ई, इनमें से किसी में भी ये समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 32, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी जगन्नाथ दास और डी रामधारी सिंह। तो बेटा वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 33, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। ए सुदर्शन, बी ज्ञानेन्द्र, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी अज्ञे। तो बेटा भागवंती के लेखक कौन है, सुदर्शन। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। ए काशी का सी, बी गली आगे से मुड़ती है, सी झीनी झीनी बीनी चंदरिया और डी अलग अलग वेतरणी। तो बेटा जिसका संबंध काशी से नहीं है वो है अलग अलग वेतरणी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 35, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, ए कंठोपनिषद, बी छंदोग्य उपनिषद, सी यज्ञवल्क्य उपनिषद और डी बृहदारण्य उपनिषद। तो बेटा इसका आंसर है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 36, यह प्रश्न आप एज इट इज याद कर लेंगे बेटा, क्योंकि हमने इतने सारे कराए कि इसमें से आपके 4-5 प्रश्न आ जाएंगे।
अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी अमृतलाल नागर और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा अनाम दास का पोता के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ए अप्सरा, बी अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, सी झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या, और डी सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम और आत्मदाह। तो ये कह रहे हैं बेटा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को दर्शाता है वो है बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 38, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी उपन्यासिक कृति है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो बेटा बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, बाणभट्ट की आत्मकथा एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। तो बेटा बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 40, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 41, अब ये कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है? ए अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, सी पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, डी चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। तो बेटा इसका सही विकल्प है बी। सबसे पहले ये कह रहे प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुई, फिर चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा, फिर अनाम दास का पोथा। ठीक है बेटा बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेकव आख्यान भी कहा जाता है? ठीक है, ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चारुचंद्र लेख, सी पुनर्नवा और डी अनाम दास का पोथा। तो बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास को रेकव आख्यान कहा जाता है वो है अनाम दास का पोथा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी हजारी प्रसाद जी का है, ये भी और ये भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? ए पुनर्नवा, बी अनाम दास का पोथा, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास की पात्र है उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? ए गोदान, बी दिव्या, सी आपका बंटी और डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बेटा ये आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा का। क्या कह रहा है? इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 45, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? ए सांस्कृतिक मिथ की है, बी सामाजिक सांस्कृतिक, सी प्रयोगवादी और डी प्रगतिवादी। तो ये कह रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस धारा के उपन्यासकार है? तो आंसर है सांस्कृतिक मिथ की है। ए विकल्प आपका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 46, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चित्रलेखा, सी दिव्या, डी पुनर्नवा। तो बेटा ये भट्टिनी जो है किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा। वैसे आपको समझ में भी आ ही रहा होगा बड़े बच्चे आप। प्रश्न संख्या 47, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, ये कहने कि पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए तरुण तपस्विनी, बी रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, सी राजकुमारी और डी भोजपुर का ठग। तो बेटा इसका आंसर है भोजपुर का ठग। ये कह रहे पंडित किशोरी लाल जी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भोजपुर का ठग किशोरी लाल गोस्वामी जी का नहीं है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं पूछती हूँ आप बताते नहीं है, बहुत गलत बात है बेटा। प्रश्न संख्या 48, लवंगलता किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी
नाटक, सी प्रहसन और डी कहानी। तो बेटा आपकी जो लवंगलता है वो उपन्यास है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 49, रजिया बेगम किसकी रचना है? ए गोपाल राम गहमरी, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी श्रद्धा राम फुल्लेरी और डी प्रसाद। तो बेटा ये जो आपकी रजिया बेगम है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 50, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, डी पौराणिक और सी पौराणिक और डी यथार्थवादी। तो बेटा जो आपके प्रसाद जी द्वारा रचित इरावती है ये आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। पूरे 20 आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 50वें का बी विकल्प बिल्कुल सही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।